गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के लिए, ये स्पेशली 9th क्लास के लिए है, तो इसका पार्ट 3 यानी इकाई यूनिट 3 हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान। चैप्टर हमारा पहला है मोशन, गति, ठीक है, जिसके बारे में हम आपसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है गति के प्रकार, ठीक है। जिन पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे इसमें ऐसा आता है गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन। दूसरा है हमारा गति संबंधी कुछ मूलभूत पद हैं यानी सम बेसिक टर्म्स रिलेटिव टू मोशन। तीसरा पॉइंट हमारा आएगा एक समान गति और असमान गति यानी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इन पॉइंटों पर पहले बेसिक चर्चा होगी, उसके बाद में आप बराबर यानी प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। तीसरा चौथा पॉइंट हमारा है चाल यानी स्पीड के बारे में बताया जाएगा, और इसके बाद है वेग यानी वेलोसिटी क्या होती है यानी वेग क्या होता है, और अगला पॉइंट है हमारा त्वरण यानी एक्सेलरेशन, ठीक है। और लास्ट में हम बताएंगे आप लोगों को कि गति के समीकरण क्या हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम शुरू करते हैं गति। तो आप लोग प्रॉपर कॉपी और पेन लेकर के ही बैठिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा साथ में। तो हम आज बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान से यानी गति, पहला चैप्टर है मोशन। तो गति क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि गति क्या होता है यानी मोशन क्या होता है। यानी यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती रहती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती रहती है तो यह परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। यानी जो किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है तो इस चीज़ यानी जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है, ठीक है। तो जैसे हमने प्रत्यक्ष रूप से भी अपने चारों ओर कई चीज़ों को हमने प्रत्यक्ष रूप से गति करते हुए देखा होगा, जैसे घूमता हुआ पंखा, ठीक है, रोड पर चलते हुए वाहन। तो इस तरीके से हमने प्रत्यक्ष रूप से भी देखा, पर हमने अपने चारों ओर वातावरण में कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी चीज़ें हमने देखी होगी जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, जैसे धूल के कण, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हमको नहीं दिखाई पड़ती हैं। कुछ कीट पतंग होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, परंतु हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम गति यानी मोशन को डिफाइन कर लेंगे यहाँ से। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो क्या कहलाता है, ये परिवर्तन गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर हम लिख देंगे कि वाहनों का रोड पर चलना, ठीक है, वाहनों का रोड पर चलना, ठीक है, पंखों का घूमना, ठीक है। तो इस तरीके से हम, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आएगा विरामावस्था यानी विरामावस्था, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेस्ट, ठीक है। तो विरामावस्था क्या होता है, यदि किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की स्थिति यानी उसकी जो पोजीशन होगी, कह रहा यदि किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु क्या कहलाती है, विरामावस्था में कहलाती है। जैसे विरामावस्था मतलब एक जगह पर रुका हुआ, इस तरीके से हम, ठीक है। यानी यदि किसी वस्तु यानी यदि कोई हमारा ऑब्जेक्ट है और उसकी पोजीशन के यानी पोजीशन में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी घटना को यानी ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यानी वो वस्तु हमारी रेस्ट यानी विरामावस्था में होती है। तो अब बात करते हैं विरामावस्था में इसके एग्जाम्पल की। जैसे एक मेज पर रखी हुई पुस्तक क्या होगी, विरामावस्था में, यानी उस बुक का और मेज के सापेक्ष उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, मेज पर रखी पुस्तक, ठीक है। तो इस तरीके से मेज पर रखी हुई पुस्तक, यानी हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि जिस चीज़ को हमने देखा कि वो वस्तु अभी यहाँ पर टिकी हुई थी, कुछ समय के बाद हमने फिर फेस किया तो फिर वो वस्तु हमारी उसी जगह पर रहती है। तो ऐसी घटना में क्या होती है, ऐसी घटना क्या होती है, यानी वो वस्तु हमारी विरामावस्था में होती है, ठीक है बच्चों।
तो इसके बाद हमने यहाँ से सीखा कि गति क्या होता है यानी और विरामावस्था क्या होता है, यानी मोशन और रेस्ट के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। यानी ये एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्लियर करेंगे इसका पहला पॉइंट यानी गति के प्रकार। तो देखते हैं गति के प्रकार क्या होते हैं। यानी गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन। तो इसमें देखा हमने कई प्रकार की गति होती हैं। ठीक है, कई यानी टाइप्स ऑफ मोशन, मैनी टाइप्स ऑफ मोशन यानी कई प्रकार की गति होती है। तो इसमें से एक आता हमारा सरल रेखीय गति। ठीक है बेटा, सरल रेखीय गति क्या होता है। फिर दूसरा आता हमारा वृत्ताकार गति। ठीक है, तीसरा हमारा आता है दोलनी गति। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम सरल रेखीय गति के बारे में बात करेंगे। यानी सरल रेखीय गति क्या होती है। सरल रेखीय गति यानी जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है, जब कोई कण एक सरल यानी एक सीधी रेखा में गति करता है तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं, यानी लीनियर मोशन कहते हैं, यानी इसको रेखीय गति कहते हैं। तो नोट कर लेंगे यहाँ से हम, जब कोई कण एक सरल रेखा में, जब कोई कण एक सरल रेखा में अथवा सीधी रेखा में गति करता है, अथवा सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है, इसको हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे हाथ से गिरता हुआ पत्थर, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। जैसे मान लिया हमने एक चाक का टुकड़ा ले लिया, इस तरीके से हमने छोड़ा, इसकी गति क्या होगी, सरल रेखीय गति होती। यानी वो एक ही रेखा में गति करता हुआ, यानी मान लिया किसी गेंद को ऊपर हमने फेंका, वो गेंद जब पृथ्वी तल पर वापस आती है तो उसकी गति कैसी कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है बेटा, तो सरल रेखीय गति यानी जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो हमारा वहाँ पर क्या कहलाता है, सरल रेखीय गति कहलाता है। ऐसी कंडीशन में यानी क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद या हाथ से नीचे गिरता हुआ पत्थर। तो हम दूसरा बात करेंगे यहाँ पर वृत्ताकार गति। वृत्ताकार, देखिए हमको यहाँ से ही क्लियर हो रहा है कि वृत्ताकार, ठीक है, एक वृत्त के आकार में, यानी यहाँ से हम इसको हम डिफाइन इस तरीके से कर लेंगे कि जब कोई कण एक वृत्त के चारों ओर यानी एक वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसको हम क्या कहलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं। यानी जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है या मार्ग पर गति करता है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो ऐसी कंडीशन में वो गति क्या कहलाती है, वृत्ताकार गति कहलाती है, यानी वृत्तीय गति कहलाती है हमारी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे किसी एक धागे में किसी पत्थर के टुकड़े को हम बांध लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं। बेटा जब चारों तरफ हम घुमाएंगे तो यानी एक स्थित बिंदु के चारों ओर घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी कहलाएगी, वृत्ताकार गति कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यानी जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, वृत्ताकार गति कहलाता है। सरल रेखीय गति में जब कोई कण एक सरल रेखा में अथवा सीधी रेखा में गति करता है तो हमारा क्या कहलाता है, सरल रेखीय गति। इसके बाद आता है दोलनी गति। दोलनी इसका एग्जाम्पल भी हम एग्जाम्पल हमने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद आता है दोलनी गति। तो दोलनी गति देखिए, जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर क्या करता है, गति करता है। जैसे मान लिया
पेंडुलम वाली घड़ी एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है वहाँ से हम देख सकते हैं कि वो अपनी साम्य स्थिति के क्या होता है, इधर जाता है, फिर यानी इस तरीके से वो हमारा गति करता रहता है। ठीक है, ये उसका ये ऐसा तरीका होता है अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर। तो हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो ऐसी कंडीशन में वो गति कैसी कहलाती है, दोलनी गति। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर उदाहरण हम लिख लेंगे कि पेंडुलम वाली घड़ी, पेंडुलम घड़ी। ठीक है, तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, पेंडुलम घड़ी, यानी जो हमारी दोलनी गति होती है वो इस तरीके से। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ मोशन यानी जो हमारे गति के प्रकार थे वो तो यहाँ से हम इनको नोट कर लेंगे। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं। हमारा अगला टाइप है गति संबंधी कुछ मूलभूत पद, जो कि सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, यानी गति से संबंधित हमारे जो कुछ पॉइंट हैं, कुछ उनको हम यहाँ पर उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो गति संबंधी कुछ मूलभूत पद, यहाँ से 30 हमारा वही दूसरा पॉइंट है। गति संबंधी कुछ मूलभूत पद। देखिए, बहुत ही अच्छा लेसन है हमारा गति। ठीक है, जिसके बारे में हम पहले से भी कुछ जानते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति चलता है तो क्या होता है, उससे भी यानी वो भी एक गति होती है। जब कोई पंखा चलता है तब भी गति होती है। जब कोई वाहन होता है, चलता है, तब भी क्या होता है, वो सारी क्या कहलाती हैं, गति कहलाती हैं। यानी भौतिक जगत में होने वाली जितनी घटनाएं आप आँखों से देख सकते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाए या होता ऐसी घटना होती रहे, तो हमारा क्या कहलाता है, गति यानी मोशन कहलाता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, गति संबंधी कुछ मूलभूत पद। तो इसमें से हमारा सबसे पहला आता है निर्देश बिंदु। क्या आता है, निर्देश बिंदु। ठीक है, आपको सुनने में ही कुछ लग रहा होगा कि निर्देश यानी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है बेटा, सुनने में आपको एक पढ़ने में ऐसा लगेगा निर्देश। ठीक है, एकदम जैसा नहीं कहते हैं कि निर्देश दे रहा है उसको। ठीक है, या एक कहते हैं आदेश दे रहा। ठीक है, तो निर्देश पॉइंट यानी निर्देश बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट। तो वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। यानी जैसे हमने देखा होगा कि स्पीडोमीटर होता है जो वाहनों की गति के बारे में, यानी जिससे हम वाहनों की गति के बारे में हमको पता चलता है कि वो हमारा वाहन का स्पीड कितना, उसकी चाल कितना है। तो उसको प्रदर्शित करने में आपने देखा होगा इस तरीके का जो मीटर लगा होता है, उसमें एक रीडिंग होती है बेटा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, एक रीडिंग होती है। ठीक है, लिखा होता है 10 किलोमीटर, 10, 20, 30, 40। तो ये क्या होते हैं, निर्देश बिंदु होते हैं। ठीक है, आप रोड पर चल रहे होते हैं तो लिखा होता है
आगे से लिखा होता है आगे मतलब दाएं मुड़ना है या आगे दाएं रास्ता मुड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आगे ब्रेकर है, इस तरीके से कभी कभी लिखा होता है, ठीक है, या आगे मोड़ है। तो ऐसे जो पॉइंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, निर्देश बिंदु कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर लेंगे निर्देश बिंदु को, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की, वह वस्तु, क्या बोला था हमने, वह बिंदु जिसके सापेक्ष, वह बिंदु जिसके सापेक्ष, यानी वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है बच्चा, बोलो बेटा, निर्देश बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्देश बिंदु कहलाता है, निर्देश बिंदु कहलाता है। यानी वह बिंदु जिसके सापेक्ष, यानी जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो यानी क्या है, मेरे द्वारा बोर्ड के सापेक्ष, ठीक है। अगर इसके बारे में कह रहा किसी चीज़ को, जैसे ये क्या है, गति आपको लिखा हुआ प्रदर्शित हो रहा, तो गति क्या है, एक निर्देश बिंदु है, यानी गति, ठीक है। तो कह रहा वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन या किसी वस्तु की गति के यानी उसके मोशन के बारे में पता किया जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है बेटा, निर्देश बिंदु कहलाता है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है दूरी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा दूरी, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो दूरी, दूरी के बारे में आपने तो अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। ये तो एक निर्देश बिंदु हो गया। तो दूरी, एक दूरी क्या होती है, यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, डिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है। तो हम नोट करेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई यानी लंबाई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय समय में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में, बेटा लिख लेंगे, किसी समय में, किसी समय में तय की गई लंबाई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, यानी जब कोई वस्तु गति करेगी तो वो गतिशील होगी। कह रहा वस्तु द्वारा किसी समय में, यानी समय की कोई कंडीशन नहीं है, कह रहा तय की गई लंबाई, यानी उस समय में उसने जितनी लंबाई तय कर ली होती है वो हमारा क्या कहलाता है, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। तय की गई लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाती है। सीधे लिख सकते हैं हम, दूरी कहलाती है, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से हम यहाँ से दूरी यानी डिस्टेंस के बारे में हमने सीख लिया। तो डिस्टेंस, अब देखते हैं दूरी, ठीक है। मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर, अभी यहाँ पर हमारा ए बिंदु है, ठीक है, ए, यानी उदाहरण ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में, मोहन, ठीक है, मोहन 1 घंटे में कितना 5 किलोमीटर चला गया, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, ठीक है। समय कितना है हमारा टी, 1 घंटा 1 आवर, ठीक है, और कितना चला गया 5 किलोमीटर। तो ए से बी तक
इसके बीच यानी इसकी जो लंबाई है बेटा वो क्या कहलाएगी, हमारी दूरी कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, मान लिया ए यहाँ से चला, यहाँ से चलकर 5 किलोमीटर इधर गया। ठीक है, फिर वो यहाँ पर कुछ देर रुका बी पर, इसके बाद उसने दाहिने चलना शुरू किया, फिर उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद उसने फिर पूर्व दिशा में चलना शुरू किया, वो पहुंच गया डी बिंदु पर। अब आपसे पूछता है कि ए द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी, तो ए द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी, लास्ट में उसने मान लिया बच्चा 10 किलोमीटर उसने दूरी तय की। ठीक है, तो पूछेगा कि आप इसके द्वारा ए द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है, तो ए द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी, यानी सबसे पहले हमारा ये कितना गया 5 किलोमीटर, ये कितना गया 3 किलोमीटर। ठीक है बेटा, 5 किलोमीटर फिर 3 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर, तो 5 3 8 और 10 कितना हुआ 18 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई वस्तु एक निश्चित यानी एक निश्चित बिंदु से और उसको उसके अंत बिंदु तक जहाँ तक वो जितनी दूरी तय करता है वो उसको क्या कहलाता है, यानी जितनी लंबाई तय करता है वो क्या कहलाता है, उसकी दूरी कहलाता है। ठीक है, तो दूरी में हमारा यही होगा। इसके बाद हमारा आता है विस्थापन। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा विस्थापन। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ से हम पढ़ेंगे विस्थापन क्या होता है। दूरी के बारे में हमने आपसे चर्चा की, अब मैं बात करूँगा आपसे कि विस्थापन क्या होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। विस्थापन यानी एक बिल्कुल सेम दूरी जैसा ही होता है। ठीक है, विस्थापन अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल दूरी जैसा होता है, बट इसमें अंतर दोनों में ये होता है कि दूरी एक निश्चित बिंदु से यानी जहाँ से स्टार्ट किया जाता है और जहाँ पर उसका अंत होता है उस बीच जितनी लंबाई होती वो हमारी दूरी कहलाती है। और हमारा जो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट होता है वो प्रथम यानी शुरुआती बिंदु यानी प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु का जो सबसे न्यूनतम दूरी यानी जो सबसे न्यूनतम लंबाई होती है वो हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर विस्थापन के बारे में लिखेंगे, यानी किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। किसी गतिशील वस्तु की लिख लेंगे, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और यानी किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी बेटा क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो हमारी न्यूनतम दूरी होती है बेटा वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। जैसे इसमें हम इस तरीके से चर्चा करेंगे, यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, मान लिया ए ने यहाँ से चलना शुरू किया बेटा। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से वो 5 किलोमीटर आगे बढ़ा। ठीक है, फिर उसने यहाँ पर कुछ देर के लिए ब्रेक लिया, ब्रेक मतलब रेस्ट यानी विरामावस्था में हुआ।
यहाँ से वो फिर इस साइड को कितना चलता है, 3 किलोमीटर बच्चों चलता है, 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से वो इस दिशा में कितना चलता है, 5 किलोमीटर फिर चलता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे वो यहाँ से चला बी से चला सी, अब पहुँच गया है बिंदु डी पर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ से चलकर बी तक 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। बी से सी तक उसने 3 किलोमीटर दूरी तय की। सी से डी तक वो पुनः 5 किलोमीटर आगे और बढ़ता है। अब कह रहा है कि ए का जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, यानी जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। तो अभी तक हमने बच्चों दूरी पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं विस्थापन। अगर आपसे पूछता है दूरी क्या होगा इसका, तो 5 और 3 8 और 8 और 5 13 किलोमीटर। इसका दूरी क्या होगा, 13 किलोमीटर बेटा, 13 किलोमीटर। क्योंकि हमने कहा था दूरी में वो जितनी लंबाई तय करता है अपने, यानी प्रारंभिक स्थिति से वो जितनी लंबाई तय करता है वो क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विस्थापन की। विस्थापन में हमने कहा कि यदि कोई गतिशील वस्तु प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये है, और अंतिम बिंदु हमारा क्या है, ये है। कह रहे इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, देखिए न्यूनतम दूरी क्या होगी हमारी, न्यूनतम दूरी यही तो कहलाएगी। तो न्यूनतम दूरी हमारी ये कितनी, देखिए ये 3 था, तो ये कितना होगा, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर विस्थापन बेटा डिस्प्लेसमेंट इसका क्या आएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर दूरी इसकी 13 किलोमीटर होगी और इसका विस्थापन पूछेगा आपसे तो वो कितना होगा बच्चों, 3 किलोमीटर होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया एक व्यक्ति यहाँ से चलता है, ए से चला और वो यहाँ पर रुकता है बी पर, ठीक है। इसके बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। अब कह रहा है इसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन इसकी दूसरी कंडीशन है, यानी इसकी दूसरी स्थिति है, वो क्या होगी, इसका अगर दूरी पूछता है, दूरी हमारा कितना होगा बेटा, देखिए हमने कहा था कि पहले और आखिर यानी जितनी लंबाई तय करता है वो क्या कहलाता है, हमारा दूरी कहलाता है, ठीक है। और विस्थापन पहला यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ठीक है, इसके बीच जो न्यूनतम दूरी होगी, देखिए पहला और आखिरी क्या है, न्यूनतम यही तो है। तो इसका विस्थापन भी कितना होगा बेटा, 10 किलोमीटर होगा, ठीक है। होपफुली आप समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से, यानी जैसा हमारा क्वेश्चन बोलेगा उस तरीके से हम यहाँ पर, यानी ये कंडीशन हमारी बन जाएगी कि हमारा जो दूरी होता है, एक सिचुएशन में दूरी किसके बराबर होता है, विस्थापन के, ठीक है बच्चा। इस तरीके से दूरी क्या होगा, विस्थापन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आपका विस्थापन इस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे और दूरी और विस्थापन में अंतर इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे, कुछ हमारे होते हैं, कुछ राशियाँ होती हैं, यानी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, उन राशियों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे जिसको हम कहते हैं सदिश एवं अदिश राशियाँ, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं स्केलर एंड यानी सदिश और अदिश, ठीक है, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे एक समान गति और असमान गति के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि सदिश राशियाँ और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यानी अदिश राशियाँ एवं सदिश राशियाँ बेटा, ठीक है। यहीं पर हम पढ़ते हुए चलेंगे। अदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, सबसे पहले हम अदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अदिश राशियाँ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ वे राशियाँ यानी वे भौतिक राशि यानी जिन भौतिक वे भौतिक राशियाँ जिनको ज्ञात करने के लिए, ठीक है, या इस तरीके से लिखेंगे, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए काहे के साथ केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लिख लेंगे, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो बेटा क्या कहलाता? परिमाण की आवश्यकता होती है, परंतु काहे की? दिशा की नहीं। परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं। ठीक है, तो क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, यानी अदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में यानी जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है तथा दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी चीज़ों को यानी वेक्टरों को हम क्या कहते हैं? स्केलर वेक्टर यानी सदिश वेक्टर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख लेंगे यहाँ पर चाल, दूरी, समय, दाब, ऊर्जा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेंगे चाल, दूरी, समय, ऊर्जा। ठीक है बेटा, ऊर्जा, दाब। ठीक है, इस तरीके से। यानी अब देखिए चाल, क्या किसी व्यक्ति को चलने यानी किसी चाल के लिए क्या कोई दिशा की आवश्यकता होगी? नहीं ना, कोई दिशा निर्धारित नहीं होती। क्या कोई वस्तु गतिशील होगी तो वहाँ पर कोई अगर वो डिस्टेंस तय करेगा उसमें क्या कोई दूरी की आवश्यकता होती है? बोलो बेटा, नहीं होती ना। समय के साथ और ऊर्जा, दाब, यानी इन सब चीज़ों में हमें इनकी आवश्यकता नहीं होती है। अगला हमारा आता है सदिश राशियाँ। क्या है? सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियाँ, यानी कह सकते हैं जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, हम क्या कहेंगे उसको? सदिश राशियाँ। यानी वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला हुआ अदिश यानी सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए
परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख लेंगे बल वेग त्वरण, एग्जाम्पल के तौर पर बल वेग त्वरण विस्थापन। देखिए अभी हमने विस्थापन के बारे में चर्चा की थी आपसे कि विस्थापन यानी विस्थापन में अगर कोई वस्तु हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी तो किसी न किसी दिशा में ही तो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वेग भी हमारा एक होगा, बल भी किसी न किसी दिशा में, यानी इसमें परिमाण के साथ इसकी एक क्वांटिटी भी होगी और इसके साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता लगती है। तो इस तरीके से हमने सदिश और अदिश राशियों के बारे में जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, जो कि हमारा है एक समान गति और असमान गति, यानी यूनिफॉर्म मोशन एंड यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति एंड असमान गति, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर कुछ छूट जाता है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप यहीं से। तो इसके बाद हम बात करते हैं एक समान गति तथा असमान गति, यानी एक समान गति क्या होती है, एक स्पीड क्या होती है, और जो हमारा असमान गति होता है वो कैसा होता है, असमान गति, ठीक है। तो इससे पहले चाहें तो हम थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं, एक पॉइंट की लिख लेते हैं, दूरी और विस्थापन, ठीक है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। तो आई होप आप लोगों को हमने समझा दिया है, तो अंतर तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूरी तथा विस्थापन में अंतर, इसको आप लिख लीजिएगा उन्हीं पॉइंटों से। तो मैं आगे बढ़ता हूँ एक समान गति और असमान गति पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एक समान गति। अब बेटा एक समान गति क्या होता है, यानी यदि कोई वस्तु एक नियत समयांतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति क्या होती है, एक समान गति होती है। क्या होता है, यदि कोई वस्तु एक नियत समय में, क्या होता है, एक नियत समयांतराल में या एक नियत समय में समान दूरी तय करता है, यानी जब कोई वस्तु एक नियत समयांतराल में, जब कोई वस्तु एक नियत मतलब एक निश्चित, ठीक है, एक नियत समयांतराल में, एक नियत समयांतराल में क्या करता है, एक समान दूरी तय करता है। जब कोई वस्तु एक नियत समयांतराल में, नियत समयांतराल में समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है, तो क्या कहलाता है, एक समान गति कहलाता है। एक समान गति कहलाता है या एक समान गति कहते हैं, ठीक है बेटा। अब एक समान गति, मान लिया एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति है जो यहाँ से लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से कानपुर, ठीक है, लखनऊ से कानपुर वो 17 की स्पीड से गया और उसको जाने में 2 घंटे लगे, ठीक है बेटा, 2 आवर। और वो 70 की स्पीड यानी 70 की स्पीड से गया, उसको 2 घंटे लगे, और वो पुनः कानपुर से लखनऊ आता है, तब भी वो कितनी स्पीड से आता है, 70 की स्पीड से आता है, आने में भी कितना लगा, 2 आवर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति यानी जब कोई वस्तु एक नियत, देखिए उसका समय नियत है दोनों में, यानी जाने में भी 2 आवर और आने में भी 2 आवर, दोनों का समय कैसा है, नियत है, और कर समान दूरी तय करता है, ठीक है। जाने में क्या हुआ था, 70 किलोमीटर यानी
मान लिया 70 किलोमीटर गया था और आने में भी 70 किलोमीटर, समान दूरी समान समयांतराल में तय करता है तो एक समान गति, यानी इसकी जो भी दूरी होगी वो 70 किलोमीटर पर आवर से गया और 70 किलोमीटर पर आवर से आया। ठीक है, तो इस तरीके से यानी उसके आने और जाने का समय सेम है और उसकी दूरी भी क्या है, यानी उसकी जो स्पीड होगी वो भी हमारी 70 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है असमान गति। क्या आएगा? असमान गति। ठीक है, नोट करते हैं असमान गति के बारे में। अब बात होगी असमान गति। देखिए हमको यहीं से कुछ पता चल रहा है, दोनों में जो डिफरेंस दिख रहा है कि एक समान गति एक समान गति। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब असमान गति। अब असमान गति कैसी होती है? यानी यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है। ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान नियत, यानी जब कोई वस्तु क्या होगा, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करता है, असमान दूरी तय करता है तो क्या कहलाता है? असमान गति कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ से ले लेते हैं। मान लिया यदि कोई बस चालक पहले घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। ठीक है, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से यानी बस चला रहा है, तब क्या होगा? बस की चाल कैसा होता है? असमान, यानी असमान गति को व्यक्त करती है। मान लिया यहाँ से मान लिया हम लखनऊ से एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लिया हम लखनऊ से कहाँ को निकले? आगरा को गए। ठीक है, और यहाँ तक का सफ़र हमारा कितना है? मान लिया हमने 300 किलोमीटर है। ठीक है, इस 300 किलोमीटर में बस ड्राइवर ने क्या किया? एक बस को ड्राइवर ने पहले 100 किलोमीटर, ठीक है, पहले 100 किलोमीटर में बस को उसने कैसे चलाया? 80 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, बाकी की का 100 किलोमीटर उसने 90 किलोमीटर पर आवर से उसको खींचा। ठीक है, फिर उसने बचे हुए 100 किलोमीटर उसने 50 किलोमीटर, यानी थक गया था तब, है ना। तो देखिए पहले उसने 80 किलोमीटर, फिर उसने 90 किलोमीटर, फिर उसने 50 किलोमीटर, यानी वो समान, यानी दूरी तो एक निश्चित है वहाँ तक। ठीक है, पर समान समयांतराल में वो असमान दूरी तय करता है। ठीक है, कहीं 70 में, कहीं 80 में, कहीं 90 में, कहीं 50 में, इस तरीके से जब वो चलता है तो हमारा गति कैसा कहलाता है बेटा? असमान गति कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गति के प्रकार, गति संबंधी कुछ मूलभूत पद थे, नियम थे, उसके बारे में, एक समान गति और असमान गति के बारे में हमने चर्चा कर लिया आपसे। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि चाल क्या होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा चाल। तो इसको हम आप लोगों को अगले वीडियो में, आप तो अगले वीडियो तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।